हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं 25 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई 2025 डिस्कस करने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। इसमें कुछ इस तरह की चीज़ होगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूट्स अल्फा बीटा है। फिर वो एस एन वी एन टी एन ऐसे करके कुछ डिफाइन करेगा जो रूट्स की पावर एन के समेशन का कोई कोफिशिएंट के साथ होगा। तो यूजली अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन ही यूज होता है। कभी कभी अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन भी हो सकता है, और रेयरली 2 टाइम्स अल्फा रेज टू पावर एन प्लस 3 टाइम्स बीटा रेज टू पावर एन इस तरह के एक्सप्रेशन यूज होगा। सभी के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और 1 को हटा के हम सिंपली विद सेम कोफिशिएंट एस एन माइनस 1 और एस एन माइनस 2 लिख सकते हैं। यूजली क्वेश्चन वो ऐसे बनाएगा कि जैसे अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए, एस एन को अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन डिफाइन कर दिया। फिर उसने बोला कि एस 2025 प्लस 11 टाइम्स एस 2023 प्लस 2024 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला फॉर्म यूज करो और एन की जगह 2025 रख दो और बीच वाला टर्म राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। फिर उस एस को नीचे ले आओ तो वापस यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कॉन्सिक्यूटिव होंगे, जैसे 23, 24, 25 ये लगातार वाले हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बट अगर ये दूर दूर हैं, मान लिया उसने कुछ ऐसे बोला कि S10 प्लस S20 अपॉन S30, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो सकता है। उसमें होगा कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की पावर n को हम ई रेज़ टू पावर आयोटा n थीटा लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्म यूज करके वो फिर कैलकुलेट हो रहा होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हो f ऑफ 1 अपॉन 2025, f ऑफ 2 अपॉन 2025, f ऑफ 24 अपॉन 2025, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में, अब एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, 3 रेज टू पावर एक्स हो सकता है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर एक्स हो सकता है। बट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम x की जगह अपनी तरफ से हम ये कंसीडर करेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एंड दिस विल कम आउट टू बी 1, या किसी किसी केस में 2 आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पहले और आखिरी को, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐसे क्लब कर करके कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बायनोमियल में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीआर माइनस 1 एनसीआर माइनस 2 का रेशियो दे रखा है। तो बेसिकली पहले दो रेशियो को मैं 3/5 के बराबर कर सकता हूं, दूसरे और तीसरे के रेशियो को मैं 5/7 के बराबर कर सकता हूं। तो इफेक्टिवली हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है एन और आर, तो वो सॉल्व हो जाएगा। फिर वहां से वो कुछ इस तरह का वैल्यू पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो इसमें फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के बराबर होता है। एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन मेंस वालों का क्या है कि 2 एपी दे दिया और उनके कॉमन टर्म्स का समेशन पूछ लिया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछ लिए, आखिरी कॉमन टर्म पूछ लिया। इस तरह का कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब लास्ट में थोड़ा सा वो ऑल्टर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स सबसे पहले दोनों एपी का पहला जो कॉमन टर्म है वो वाला आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा टर्म सबसे पहली बार कॉमन है। फिर दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका एलसीएम विल बी द कॉमन टर्म की जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी एक एपी में होगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। ये क्वेश्चन भी हमें जरूर करना चाहिए। फंक्शन में कई बार ऐसे पूछा गया कि लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्मेट दिया होता है, फिर वो बोलेगा कि एफ ऑफ एक्स एक्स है या फिर एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है। तो देखो इसके लिए सीधी कंडीशन है कि a प्लस डी 0 होना चाहिए। ये भी काफी बार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आईआईटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है इस फॉर्मेट का कि डायगोनल एंट्रीज बराबर हैं और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो एक दूसरे का नेगेटिव है। तो देखो इसको हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके साइन थीटा और कॉस थीटा पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद ही साइन थीटा और कॉस थीटा वाली फॉर्म में लिखा होगा। अगर हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया तो देखो इसके लिए क्या क्या रिजल्ट है जो हम तुरंत यूज कर सकते हैं कि इसकी पावर n लिखो या थीटा की जगह n थीटा लिखो, दोनों बराबर ही होगा। ए डैश मतलब ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो, या ए टी दोनों की बात है वो आई के बराबर होगा। तीसरा ए डैश हो गया, ए इनवर्स हो गया, वो थीटा की जगह माइनस थीटा रख के आ जाएगा, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर मैंने इसमें अल्फा रखा फिर इसमें मैंने बीटा रखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स आ जाएगा वो इसी में थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखने से भी आ जाएगा। जे में कभी कभी ये वाला रिजल्ट भी काफी बार यूज हुआ है कि अगर ए मान लिया 3/3 का मैट्रिक्स है और ट्रेस ऑफ ए डैश के बारे में उसने कुछ बोला है, तो जो ट्रेस होगा वो बेसिकली सारे एलिमेंट का ए डैश का जो ट्रेस होगा सारे एलिमेंट के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। वन ऑफ द जेई का फेवरेट क्वेश्चन कि ऐसे 1 1 1 लिखा है, नीचे ये सारे 0 0 लिखा है, ऊपर एक जगह या दो जगह या तीनों जगह कुछ नंबर लिखा है, फिर उसने कुछ ए की पावर n या ए की पावर 2025 कुछ ऐसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो हम इसको क्या करेंगे, आई को अलग कर दिया, बचे हुए को अलग कर दिया, जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसको बी बोला। अब बी स्क्वायर बी क्यूब ये कैलकुलेट करो, वो बी स्क्वायर या बी क्यूब पे ही वो वाला जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बी की उसके आगे की सारी पावर नल मैट्रिक्स हो जाएंगी और हम फिर ए रेज टू पावर एन को आई प्लस बी रेज टू पावर एन में बाइनोमियल की तरह ओपन करके तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। जेई का एक फेवरेट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रैशनल टर्म, इसमें क्या होगा
तो देखो इसमें से एक टर्म को बाहर निकालो, तो जैसे 70 है, ये 7 का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो हम 5⁻1/7 को बाहर निकालेंगे तो 5⁻10 बचेगा, 3 + 7 × 3⁻1/3 अपॉन 5⁻1/7 की पावर 70। तो अगर रैशनल टर्म होना है तो इस पे जो पावर है वो 21 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0, 21, 42, 63, बस इतने ही टर्म आ पाएंगे 70 तक, तो आर की वैल्यू इतनी होगी, तो 4 टर्म इसमें कॉमन हो जाएंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कई बार यूज हुआ है, इसमें लोअर जो कोफिशिएंट है वो फिक्स्ड है और अपर वाला आर से शुरू करके एक एक बढ़ रहा है, तो बस जहां तक वो रुके दोनों में एक एक जोड़ दो। ये फॉर्मूला भी बहुत हैंडी है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। जेई का फेवरेट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि थीटा ये दे रखा है एंड 1 + आयोटा cos थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा cos थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, तो थीटा की वैल्यू बताओ, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये फैक्ट यूज करके कि 1/z को z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो z बार हो जाएगा 1 + cos थीटा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा cos थीटा। अच्छा, अगर इसने प्योरली इमेजिनरी बोला है तो उसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर का रियल पार्ट 0 होगा, तो डिनोमिनेटर में को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो वैसे भी रियल नंबर होगा मॉड z का स्क्वायर। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो ऐसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 - 2 cos² थीटा बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि वो एक एलिप्स दे देगा, एक हाइपरबोला दे देगा, फिर वो ये बोलेगा दोनों की एसेंट्रिसिटी में कोई रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि इन दोनों की एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 है, तो एक इन्फॉर्मेशन दे दिया और उस पूरे इक्वेशन में एक अननोन है, तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहां से वो पूछ लेगा, यूजली वो ये पूछता है कि लेटर सेक्टम क्या होगा, तो बस यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले वो हमारे अच्छी तरीके से रटे होने चाहिए। फिर ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो 1 - b² अपॉन a² नहीं होगा, 1 - a² अपॉन b² हो जाएगा इस वाली केस में। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, वरना ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जेई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि इस तरह का कोई इक्वेशन z और z बाद में लिख देगा, फिर बोलेगा उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है, या फिर उनके रियल पार्ट का मॉड का सम बता दो, इस तरह की चीजें। तो देखो जैसे यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया है, इसको हम 3 से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, w² बराबर -w बार, फिर बार लिया तो मॉड w का वैल्यू 0 या 1 आ जाएगा, वहां से w या तो 0 होगा, या फिर अगर मॉड w 1 हो गया तो ये w और w बार एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं 1/w लिख सकता हूं, तो ये इक्वेशन w³ बराबर -1 हो जाएगा। तो ये तो -1 के क्यूब रूट्स हो गए, मतलब -1 - ओमेगा और -ओमेगा² हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कई बार आएगा कि इस तरह का इक्वेशन दिया है, z - z1 का मॉड बराबर लैम्डा टाइम z - z2 का मॉड, जहां पे लैम्डा r प्लस मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफ कोर्स मॉड है तो ये पॉजिटिव ही होगा, एंड 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये जो कर्व है वो सर्किल आता है, और हम ये रिजल्ट अगर पॉसिबल है तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा कि जो इसका सेंटर आएगा वो आएगा z1 - λ² अपॉन z2 1 - λ², और जो इसकी रेडियस आएगी वो आएगी मॉड लैम्डा अपॉन 1 - λ² का मॉड z1 - z2 का मॉड। अदरवाइज x और y रख के भी हम लोकस निकाल के उसका सर्किल निकाल सकते हैं, बट अगर ये याद है तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन में 2 कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। एक तो ये है कि मान लिया हमने कोई ट्राइंगल दिया है ABC और उसका एक ऑर्थोसेंटर है H। अब हमने ABC का जो ट्राइंगल है उसका जो ऑर्थोसेंटर है वो H है। अगर मान लिया मैंने BCH लिया, BCH जो ट्राइंगल है उसका ऑर्थोसेंटर A हो जाएगा। तो इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट लो, 4th पॉइंट उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर होगा। ये फैक्ट यूज करके काफी क्वेश्चन पूछे गए। फिर मेरे को ये पता होना चाहिए कि ऑफकोर्स ऑर्थोसेंटर मतलब वो ऐसे पूछेगा कि इसमें से A, B और H उसने दे दिया, फिर वो C पूछ लेगा, तो उसका मतलब है कि ABH का ऑर्थोसेंटर निकालें। ऑर्थोसेंटर कैसे निकालेंगे? ऑल्टीट्यूड, 2 ऑल्टीट्यूड निकाल के उनको सॉल्व कर लो तो ऑर्थोसेंटर आ जाएगा। दूसरा एक ये रिजल्ट बहुत ज्यादा हैंडी है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम सीधा याद करें तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, वरना बच्चे बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। तो लाइन में XY और कॉन्स्टेंट टर्म को सबको एक ही तरफ ले आओ, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे x के साथ a है तो हमने ऊपर लिख दिया BC, y के साथ b है तो b के छोड़ के आगे लिख दिया हमने CA, और डिनोमिनेटर में लिख दिया AB। अब BC का मतलब हो गया B1C2 माइनस B2C1, मतलब 1 2 और 2 1 लगा दिया। ऐसी CA का मतलब हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1। ऐसी AB का मतलब हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो ये रिजल्ट भी बहुत हैंडी हो सकता है। एक काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये पूछा गया कि fx प्लस f(x+2) बराबर कोई कांस्टेंट दे दिया, फिर उसने कोई इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। तो देखो हम ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये x+2 दिखाई दिया, तो हमने 0 से 2 और फिर 2 से 4 ब्रेक कर दिया। 2 से 4 में
मेरे को जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 बनाना है, तो 2 उधर खिसकाने के लिए हमने z+2 रख दिया। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो नया इंटीग्रल आएगा वो पुराने वाले के साथ क्लब होकर ये एक्सप्रेशन अपने आप बन जाएगा। वहाँ 5 रखा, सीधा आंसर आएगा। काफ़ी बार पूछा गया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एक तो ये होगा कि ऊपर कोई अलजेब्राइक टर्म लिखा है, नीचे कोई अलजेब्राइक टर्म की पावर लिखी है। तो देखो अगर ऊपर 2 टर्म लिखा है तो ऊपर हम एफ डैश बनाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सीधा तो एफ डैश नहीं दे रखा होगा, इतना इजी क्वेश्चन तो शायद ही आए। अदरवाइज क्या होगा कि मेरे को एक्स की नीचे से कोई एक पावर निकाल के ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर ऊपर 2 टर्म है तो नीचे भी 2 ही टर्म में एक्स रहना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि एक बार हम गामा एक्स की पावर गामा ऊपर ले जाके देखेंगे कि एफ एफ डैश बना, एक बार एक्स की पावर डेल्टा ले जाके देखेंगे, 99% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हो गया कि लीनियर इंटू लीनियर हो गया। लीनियर की कोई पावर है और उसका स्क्वायर रूट दे दिया, स्क्वायर रूट का कोई पावर दे दिया। तो इसमें क्या करेंगे, एक लीनियर को बाहर निकाल लो ताकि ये L2/L1 की फॉर्म में बन जाए। अब इसी को टी रख दो तो जो बाहर निकाला गया है वो सीधा dt के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमने YouTube पे भी पढ़ा रखा है, अपने पेड बैचेस में भी पढ़ा रखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न और इस पे काफी जेई ने क्वेश्चन पूछे। बाइनोमियल थ्योरम से यूजुअली बच्चों को डर लगता है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। और ये कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई कोई क्वेश्चन काफ़ी लेंदी भी हो जाता है, जिसमें हम 2-3 मल्टीप्लिकेशन दे दें फिर कोई कोफिशिएंट पूछें, तो वैसे क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो। बट जो ईजी क्वेश्चन है, जैसे एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 17 इन दिस, तो अगर 2 जगह एक्स है तो एक जगह बाहर निकाला तो एक्स की पावर 100 बाहर आएगा और वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो अगर मेरे को एक्स रेज़ टू पावर 17 चाहिए तो 117 की पावर निकालनी पड़ेगी ऊपर से। उसके लिए ये जो एक्स का टर्म है उस पर पावर 13 होनी चाहिए और टोटल अगर 20 है तो इस पर पावर 7 होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। पीएनसी अगर डर नहीं लगता है तो डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम तो जरूर पढ़ के जाना। 100% जितनी भी शिफ्ट है उसमें से 2-3 शिफ्ट में तो ये पक्का ही आएगा कि हमने कोई भी वर्ड दे दिया जैसे फार्मर, फिर हमने बोला कि इसकी रैंक क्या होगी। अगर हमने इसके सारे लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाए और उनको डिक्शनरी में अरेंज किया तो इसकी रैंक क्या होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी का सिमिलर कॉन्सेप्ट हम नंबर में भी लगा सकते हैं कि हमने मान लिया दे दिया 1 1 2 3 5, फिर हमने बोला कि इन नंबर्स को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो इस नंबर की कौन सी रैंक आएगी। इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला याद कर लें, मतलब अगर नहीं याद कर ही लें तो इसका काफ़ी हैंडी होगा ये फॉर्मूला और वो बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। जेई का जैसे एक फेवरेट क्वेश्चन है कि वो 2 पॉइंट देगा कि यहाँ से एक रे चला एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके वो बी से पास हो रहा है, फिर वो बोलेगा कि सी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम क्या करेंगे कि ए का रिफ्लेक्शन निकाल लिया और ए डैश को फिर बी से ज्वाइन कर लिया, वो जो लाइन आई उसको एक्स एक्सिस से सॉल्व कर लिया तो सी आ जाएगा। और टफ बनाने के लिए 2 बार रिफ्लेक्ट करा सकता है कि एक दूसरी लाइन से दोबारा रिफ्लेक्ट करा दे, तो फिर इसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे ले लिया, फिर ऐसे ये तीनों पॉइंट एक साथ आ जाएंगे एक लाइन में, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम ये रिजल्ट याद करें फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन ए लाइन, तो ये क्वेश्चन जल्दी हैंडल हो जाएंगे। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही पूछा जा सकता है, AX बराबर B वगैरह करके, और ये वेक्टर 3D के फॉर्म में ही पूछा जा सकता है कि हमने 3 लीनियर इक्वेशन दे दी जिसमें कुछ पैरामीटर डाल दिए, फिर हम बोलेंगे इसके जीरो सोल्यूशन कब होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट कब होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, मतलब एक सोल्यूशन कब होगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशंस कब होगा। तो उस तरह के ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम जैसे बोलते हैं ना कि एक तो क्रैमर्स रूल के थ्रू बहुत आराम से जा सकते हैं, और दूसरा हमें जो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब प्लेन भले ही सिलेबस में ना हो, विदाउट प्लेन बोले भी हम उसकी कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कई बार आया कि इसने 2 अननोन डाल दिया अल्फा और बीटा यहाँ पे, फिर उसने बोला कि अगर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कुछ भी अल्फा इंटू बीटा बताओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर जैसे अल्फा और बीटा ऐसे है तो हम इसमें अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो हमने डेल्टा को 0 कर दिया, वहाँ से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम D1 को 0 कर सकते हैं, वहाँ से बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इतना ही काम नहीं होगा, फिर बीटा को वापस रख के हम ये देखेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आए या नहीं आए। अगर मान लिया अल्फा, क्योंकि नो सोल्यूशन भी हो सकता है, बट अगर मान लिया ऑप्शंस में अल्फा बीटा की 4 वैल्यू, 4 ऑप्शंस में नंबर दे रखा है, तो फिर मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उसका मतलब क्या है कि पक्की बात सोल्यूशन होगा ही होगा, वरना तो ऑप्शन में फिर ये होना चाहिए कि देयर इज नॉट नो सच अल्फा इन बीटा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो थ्योरी है वो जरूर पढ़ें, और हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है वेक्टर्स में प्लेन के थ्रू। तो अगर वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये पक्का लगभग आई विल से कि 2-3 शिफ्ट में तो जरूर ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको जरूर करें। दूसरा एक जो हैंडी क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस 3D के अंदर या वेक्टर की फॉर्म में उसने इक्वेशन दी, तो इसका सीधा एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो, बहुत जल्दी मार्क्स मिल जाएगा अगर ये बाई चांस आ गया तो।
जेई में यूजली 2x2 और 3x3 का मैट्रिक्स आता है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स आता है तो देखो एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर दिया और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनको वहीं रहने दिया, सीधा माइनस लगा दिया बस, तो वो एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट तो यही हो गया, और AD माइनस BC इसका मॉड हो जाएगा, उससे डिवाइड कर दो तो इन्वर्स आ जाएगा। ये रिजल्ट बहुत हैंडी हो सकता है, बहुत तरह के, जैसे अगर मान लिया मैंने एक इक्वेशन ये लिख दिया AXB बराबर C, और A, B और C को मैं 2x2 का मैट्रिक्स बोल दूं और बता दूं नोन मैट्रिक्स, और X मेरे को चाहिए, तो हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, X को ऐसे लिख सकते हैं A इन्वर्स C B इन्वर्स, और इन्वर्स निकालने के लिए ये अगर लगाएंगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। देन दिस क्वेश्चन विल बी मेंस का क्वेश्चन, मतलब 5-6 मिनट के अंदर पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी, फुल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैट्रिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का या 3x3 का, तो वो ऑफकोर्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यूजली उस क्वेश्चन में क्या होगा कि उसने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया होगा 2x2 का, 3x3 का, फिर नीचे की इक्वेशन दे रखा होगा उसी मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर वो 2x2 का है तो क्वाड्रेटिक दे रखा होगा, 3x3 का है तो क्यूबिक दे रखा होगा। वो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ से अगर मान के कैलकुलेशन करें तो 99% केसेस में हमारा तुरंत ही आंसर आ जाता है, फिर रादर देन जनरल केस को सॉल्व करने के। तो जो 2x2 में होगा उसमें A² माइनस यहाँ पे ट्रेस ऑफ A आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ A आएगा। 3x3 में क्या होगा कि A² के साथ वही जो सम ऑफ द रूट्स है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, वो ट्रेस आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मॉड आएगा, और बीच वाला जो टर्म है वो सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके जो कोफैक्टर का सम आएगा, कोफैक्टर बोल सकते हैं, माइनर बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है डायगोनल एलिमेंट के लिए, तो उनका समेशन यहाँ पे आएगा। तो ये इफेक्ट यूज करके कभी कभी बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी क्वेश्चन 24 में पूछे गए थे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे गए थे। ये हमने यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है, पेड बैच में ही पढ़ा रखा है कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम तुरंत यहाँ शॉर्टकट से यहाँ पे जब हमारे कैलकुलेशन को कम करने के लिए कि y/x को अगर हम t रखेंगे तो ये वाला फॉर्मेट हमें मिलेगा, dx/x बराबर dt/ ये माइनस टी ऐसे रहेगा, और जो राइट हैंड साइड पे y/x है उसकी जो उसको t से रिप्लेस करके जो एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पे ft की जगह रखूंगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मेट होता है, तो उसमें हम पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय सीधा लास्ट स्टेप पे आ जाए कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बराबर जो भी राइट हैंड साइड पे जैसे qx दे रखा है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लिया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत ही यूजली आसान रहता है, बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और तीसरा, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का जो स्पेशल केस है बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें क्या होगा, dy/dx एक तरफ किया, बाकी सब दूसरी तरफ किया, तो बाकी तरफ मेरे को एक y का टर्म नजर आएगा, मतलब y की पावर 1, और एक y की कोई भी दूसरी पावर, ये 1/3 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, इंटीजर, नॉन इंटीजर, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। तो इससे डिवाइड करो तो यहाँ पे 1/y की पावर α-1 आ जाएगा, तो उसी को 1/y की पावर जो α-1 है, या फिर y की पावर 1 - α है, उसको t रख दो तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके आगे ये कैलकुलेशन बहुत बार पूछा गया है। DI के 2 फेवरेट क्वेश्चन क्या हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, कि GIF को इन्वॉल्व कराएगा वो इसके अंदर, तो हम जो अंदर वाला जो नंबर है उसको i के बराबर करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालिए। अब इसमें i की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख के हम वहीं जहां जो भी यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है वहां पे इसको ब्रेक करेंगे, और ऑफ कोर्स ये देखेंगे x की वैल्यू 3/2 को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जहां पे 3/2 के अंदर अंदर जितनी वैल्यू आ रही है, जैसे 1 आ गया तो ये 2/3 का रूट हो गया, तो 0 से 2/3 का रूट, एंड 2/3 से फिर i का वैल्यू मैंने 2 रखा तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3 का रूट हो गया, तो वो 5/3 के रूट तक ऐसे करके ब्रेक करेंगे। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। दूसरा, एक जो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि अगर f(2a - x) माइनस fx हो जाए तो आंसर 0 होता है, अगर f(2a - x) fx के बराबर होता है तो आंसर ट्वाइस हो जाएगा 0 से a तक fx dx। बट बहुत सारे क्वेश्चन में ये दोनों नहीं होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जेई में ऐसे पूछे गए जिसमें ये जनरल फॉर्म में यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, मतलब 0 से 2a को लिखेंगे 0 से a fx प्लस f(2a - x)। अब ये वाला जो फंक्शन होगा वो दैट वुड बी डिफिकल्ट, मतलब रादर इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट, बट यहां पे ये दोनों फंक्शन मिलके आराम से इंटीग्रेट हो रहा होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, और पहचानने के लिए लोअर लिमिट 0 होगा। स्टैट्स में जेई के फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि एक बार उसने मतलब एक डेटा सेट दिया, उसका बोल दिया कि मीन और वेरिएंस दे दिया, फिर उसने बताया कि बट इसमें क्या हुआ कि एक जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत हो गई, वो 10 की बजाय 12 होनी चाहिए, अब नया मीन और वेरिएशन बताओ।
तो वेरिएंस बताओ, सॉरी। तो ये हमें काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये हम पहले से एक दो प्रैक्टिस करके रखें, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि वो उसने डेटा सेट दिया, उसके अंदर एक अननोन या दो अननोन या तीन अननोन डाल दिए, कि या तो उसने ए अननोन डाल दिया मान लिया, या फिर ए और बी डाल दिया, या ए बी सी डाल दिया। अब जितने अननोन डालेगा उतनी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर मान लिया उसने एक अननोन डाला और फिर उसने बोला कि मीन इसका ये है, तो फिर वेरिएंस बताओ। तो मीन जो उसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उससे वो अननोन कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वेरिएंस आ जाएगा। दो अननोन डाल रखा होगा तो उसने दो इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा कि मीन ये है, वेरिएंस ये है, तो फिर कुछ और बताओ, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ अगर अल्फा और बीटा अननोन है। या फिर रेयर केस में अगर वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो फिर वो तीन अननोन डाल देगा कि डेटा सेट ऐसे हो गया 15,4, अल्फा बीटा गामा, 7, तो इसका मीन ये है, वेरिएशन ये है, और इसका मीन डेविएशन अराउंड मीडियन ये है, तो फिर इतना बताओ। तो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उतनी वो इक्वेशन बना के दे देगा। तो उनको सॉल्व करके हम जो भी चाहिए होगा हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो जेईई 2025 में एक बोनस फैक्ट क्या है, बाई चांस हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में 2025 को इन्वॉल्व कराना की कोशिश करें। तो ये हम सोच लें कि 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर होता है। 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये 3⁴ इंटू 5 स्क्वायर के बराबर होता है। इसका यूज़ कहीं हो सकता है, हैंडी हो सकता है ये। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट प्राइम नंबर। एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होगा वो 4 को 1 बढ़ा दिया 5 और 2 को 1 बढ़ा दिया 3, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे 15। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितना होगा, एक्स वाई बराबर 2025 का, तो एक्स के अंदर 3 0 से लेके 4 बार आ सकता है, तो 5 ऑप्शन हो गए 3 देने के और 3 ऑप्शन हो गए 5 देने के। तो एक्स को जितना भी मिला बचा हुआ वाई को चला गया, तो इसलिए तो 15 इंटू ये 2 हो गया प्लस माइनस देने के लिए, क्योंकि इंटीग्रल सोल्यूशन बोला है। अगर उसने नेचुरल नंबर में सोल्यूशन बोला होता तो ये 2 नहीं आता, फिर आंसर 15 ही होता। तो ये तो ऐसे छोटे से क्वेश्चन होंगे बाई चांस अगर उसने पूछ लिया तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। और इनमें से अगर एक दो भी क्वेश्चन हमारा एक आध भी क्वेश्चन क्लिक कर गया तो फिर हमें जो 4 मार्क्स मिलेंगे उससे हमारी रैंक हजारों में ऊपर जंप कर सकती है। आई होप यू विल गिव योर बेस्ट विदाउट एनी टेंशन। अगर आप और कुछ बोलना चाहते हैं इससे रिलेटेड और कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट।